Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of EDC, that is electronic devices and circuits. And जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में अबाउट द ओपेम्स की ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या उनका आईसी नंबर है, IC 741 हम लोग यूज़ करते हैं एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दो इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है, वो सारे साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशंस में, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस में, देन वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने देखे, फीचर्स ऑफ द IC 741 हम लोगों ने देखे। अब आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द टू न्यू एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एडर एंड एज अ सबट्रैक्टर। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, राइट। सो आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो जनरली जो एम्पलीफायर्स होते हैं दे टेक अ रिलेटिवली वीक सिग्नल एज एन इनपुट और उसको प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रोंगर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं वो डिफरेंशियल इनपुट लेते हैं और एक सिंगल आउटपुट देते हैं। दैट मीन्स कि अगर उसको दो इनपुट्स मिल रही हैं तो वो सिंगल आउटपुट पे वर्क नहीं कर रहा है, उन दोनों इनपुट्स के डिफरेंस पे वर्क कर रहा है, राइट। इसकी वजह से इसका गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसकी जो एप्लीकेशंस है उसमें जैसे हम लोगों ने इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स के बारे में डिस्कस किया, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के तरह से आप ऑपरेशन एम्पलीफायर को कैसे यूज़ कर सकते हो, किस कॉन्फ़िगरेशन में उसको अटैच करना पड़ेगा ताकि वो एज एन इंटीग्रेटर और एज अ डिफरेंशिएटर वर्क कर सके। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वो एज एन एडर और एज अ सबट्रैक्टर वर्क करता है, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज द समिंग एम्पलीफायर, दैट मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एडर, राइट। तो समिंग एम्पलीफायर का क्या मतलब है? एक सिंपल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम जो इनपुट है उस पर बहुत सारी वोल्टेजेस को कंबाइन करते हैं ताकि उन सबका सम जो है वो हमें एज अ सिंगल आउटपुट वोल्टेज मिल सके। अगर हम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे और सिंगल इनपुट वोल्टेज उसको अप्लाई करेंगे टू द इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, तो वहाँ पे वो नेगेटिव में एडअप तो होंगी, वो वोल्टेजेस जो हैं वो एडअप होंगी, लेकिन आउटपुट पे हमें रिवर्स आउटपुट जो है 180 डिग्री के फेज शिफ्ट से हमें आउटपुट मिलेगी। सो इफ़ वी नीड टू ऐड मोर इनपुट्स, अगर हमें और ज़्यादा इनपुट्स ऐड करनी है तो हमें रजिस्टर्स ऐड करने पड़ेंगे, इक्वल ओरिजिनल इनपुट रजिस्टर्स ऐड करने पड़ेंगे और उनको मिला के हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ समिंग इन्वर्टर या समिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो अगर हम इन्वर्टिंग इनपुट वाली साइड पे अपने इनपुट्स कनेक्ट करते हैं तो 180 के फेज डिफरेंस में हमें आउटपुट मिलेगी, होगी एडिशन ही। लेकिन अगर हम उसे नॉन इन्वर्टिंग वाले टर्मिनल पे करते हैं तो हमें 0 डिग्री यानी कि 360 डिग्री या 0 डिग्री का फेज डिफरेंस यानी कि नो फेज डिफरेंस मिलेगा और हमारी आउटपुट जो है वो डायरेक्टली हम जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल सर्किट ऑफ द समिंग एम्पलीफायर जिसमें कि हम लोगों ने इन्वर्टिंग इनपुट पे अपनी इनपुट्स कनेक्ट करी हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स, और हमारे जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसे हमने ज़ीरो लेवल पे 0 वोल्ट्स पे लगाया है। अब यहाँ पे इन्वर्टिंग पे क्यों कनेक्ट किया गया है? क्योंकि जो हमारा फीडबैक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम फीडबैक देते हैं तो हमारा जो गेन है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक देते हैं, राइट। तो दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे जो भी इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो इन्वर्टिंग जो इनपुट है आपकी उस पे दे रहे हैं और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को जो हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। इनपुट जहाँ पे हमें एक सिंगल इनपुट, एक सिंगल वोल्टेज हम लोगों ने लेनी थी, वहाँ हमने एक ही जगह के ऊपर तीन पैरेलल कनेक्शंस जो हैं उनको लगाया है, राइट। और उनमें हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज इनपुट डिफरेंट कर रहे हैं, राइट। और दो, 1 2 3 तीन तरह की इनपुट्स हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, वोल्टेज 3, V1 V2 V3। और उनके साथ जो हमने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं वो सारी इक्वल हैं। ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, डिपेंड्स कि आप किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हो, कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस को ऐड करना चाहते हो, कौन सी इनपुट्स को ऐड अप करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली दीज कैन बी डिसाइडेड, राइट। तो अगर हम करंट की बात करें कि यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रहा है, IF करंट इसमें क्या फ्लो कर रहा है, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस
I3, क्योंकि ये तीनों वोल्टेजेस जो हैं वो इस पॉइंट पर आकर एक साथ मिल रही हैं, राइट। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द करंट। करंट जो है वो यहाँ पे समिंग हो रही है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेजेस की बात करें तो दैट विल बी ऑब्वियसली इन अ नेगेटिव कंडीशन। क्यों नेगेटिव में होगा? बिकॉज ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इनको कनेक्ट किया है। तो अगर हम इन करंट्स को वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखें तो दे विल बी रिटन एज माइनस बाहर, और अंदर क्या आ जाएगा? V1 ओवर आर एन प्लस V2 ओवर आर एन प्लस V3 ओवर आर इन। तो अगर आर एन यहाँ पे कॉमन है तो आर एन बाहर आ सकता है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे इन्वर्टिंग इक्वेशन की, तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज को हम किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं? माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर इन, जो हमने इनपुट दी है, मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल इनपुट वोल्टेज यहाँ पे बन रही है वी इन, दैट विल बी द इन्वर्टिंग इक्वेशन जो कि हमारी कनेक्ट होगी, राइट। तो देन जो वी आउट है वो किसके बराबर हो जाएगा? इन दिस वी आउट विल बी इक्वल टू आर एफ into V1, RF by RN into V1 plus RF by RN into V2 plus RF by RN into V3. तो this V out will be equal to, जो माइनस है वो बाहर निकल गया है, RF by RN as it is रहेगा into V1 plus V2 plus V3। तो इन ये रेजिस्टेंस जो है, जो V in है, that becomes the sum of V1 plus V2 plus V3, इन तीनों के बराबर हो जाएगा। जो हमारा V out है इट विल बी इक्वल टू आर एफ बाई आर एन मल्टीप्लाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन, जितनी भी आपने वोल्टेजेस के साथ कनेक्ट करी हैं। दैट इज वाई यहाँ पे जो आर एन है उसको सेम रखा है, सेम वोल्टेजेस को हम लोग सॉरी सेम रेजिस्टेंस रखा है, ताकि जो वोल्टेजेस हैं, हमारा जो एडिशन है बेसिकली वो वोल्टेजेस का एडिशन है कि क्या इनपुट वोल्टेज है उसको हम ऐड करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी द समिंग एम्पलीफायर, राइट। तो सम किसका होगा? सम इनपुट वोल्टेजेस का होगा। कितनी इनपुट वोल्टेजेस हैं उनका सम क्या है? तो आर एफ बाय आर इन वो फीडबैक नेटवर्क बना रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वी इन की जगह पे क्या हो रहा है, हमारी सारी की सारी वोल्टेजेस add on हो रही हैं। That means your amplifier, your operational amplifier is working as a summing amplifier or it is working as an adder। अगर हम एक प्रॉब्लम की बात करें या एक एग्जाम्पल की बात करें, तो डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द समिंग एम्पलीफायर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे क्या है, तीन रेजिस्टेंसेज है 10 किलो ओम्स के। जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो 1K की है, और जो वोल्टेजेस हमने यहाँ पे कनेक्ट करी हैं 10 8 वोल्ट्स और 7 वोल्ट्स हैं, राइट। तो अगर हम इसे उस फॉर्मूला में पुट करेंगे जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, तो उसमें वो क्या चीज़ आएगी? माइनस आर एफ बाय आर इन। आर एफ इज़ 1 किलो ओम, आर एन इज़ 10 किलो ओम्स, और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो क्या है? 10 प्लस 8 प्लस 7। तो 10 प्लस 8 प्लस 7 बन गया हमारा 25, और 25 डिवाइडेड बाई 10 और उसके साथ माइनस का साइन, दैट विल कम आउट बी माइनस 2.5 वोल्ट्स, एंड दैट विल बी द वोल्टेज आउटपुट जो हमें यहाँ पे मिल रही है एज अ समिंग एम्पलीफायर। तो ये वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिल रही है। इसी तरह से समिंग एम्पलीफायर को हम ऑडियो मिक्सर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वोकल्स, गिटार्स, ड्रम्स कुछ भी कनेक्ट करके, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करके, इस तरह से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट अभी ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है समिंग एम्पलीफायर ऑडियो मिक्सर, तो अभी के लिए हम लोग इसे स्किप कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, दैट इज़ टू वर्क एज अ सबट्रैक्टर। तो जैसे हमारा समिंग एम्पलीफायर एज एन एडर वर्क कर सकता है, उसी तरीके से इट कैन वर्क एज अ सबट्रैक्टर ऑल्सो। It can be used to provide an output voltage that is equal to the difference of the two voltages। जो भी हम इनपुट के ऊपर दो वोल्टेजेस दे रहे हैं उनका डिफरेंस हमें इसके अंदर मिल सकता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। जैसे कि इसका नाम ही है डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए या डिफरेंस को चेक करने के लिए, डिफरेंस को एम्पलीफाई करने के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सबट्रैक्टर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, V1 यहाँ पे हम दे रहे हैं R1 के थ्रू, V2 दे रहे हैं R2 के थ्रू। यहाँ पे हमने एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लगाई है यहाँ पे, और यहाँ से हम फीडबैक जो रेजिस्टेंस RF है उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ये किस तरह से परफॉर्म करेगा? फॉर एग्जांपल जो इनपुट सिग्नल्स हम अप्लाई कर रहे हैं दे आर V1 एंड V2।
सो लेट अस अज्यूम दैट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो V पोटेंशियल पे है। तो ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो द इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है इट अपीयर्स टू बी द सेम पोटेंशियल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो भी पोटेंशियल होगा वर्चुअल ग्राउंड की वजह से इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी सेम पोटेंशियल होगा। तो लेट अज्यूम करते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू R1 एंड R2, say it is I1 and I2 respectively. Since the input current of the op amp is zero, जैसे कि हमें पता है कि इनपुट इम्पिडेंस हाई होने की वजह से जो इनपुट करंट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वो जीरो होता है। सो दैट मीन्स द टू करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस आर एफ। तो इसका मतलब कि वर्चुअल ग्राउंड होने की वजह से ये दोनों के दोनों जो करंट्स फ्लो कर रहे हैं दे आर फ्लोइंग दिस थ्रू दिस आर एफ एंड दिस आर एफ। दोनों आर एफ हैं हमारे पास, इधर भी फीडबैक रेजिस्टेंस मीन्स ये सेम रेजिस्टेंसेस लगाई हैं हमने। तो ये जो वोल्टेज, सॉरी, ये जो करंट है वो इस आर एफ के थ्रू फ्लो कर रहा है और ये जो आई वन करंट है वो इस फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से वी नॉट को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो दैट विल बी इक्वल टू आर एफ ओवर आर वन मल्टीप्लाइड बाय वी टू माइनस वी वन। सो यहाँ पे जो भी वी टू गिवन है क्योंकि वो इन्वर्टिंग, सॉरी, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है और वी वन इज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो दैट इज वाई ये दोनों वोल्टेजेस अलग अलग हैं और ये दोनों वोल्टेजेस क्या हो जाएंगी, आपस में माइनस हो जाएंगी। और उनके ऊपर डिपेंड कौन करेगा, किसके ऊपर ये डिपेंड करेंगी, आर एफ डिवाइडेड बाय आर वन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने जो रेजिस्टेंसेस यूज़ की हैं आर वन या आर टू के बराबर हुई यहाँ पे, अगर जो हमने रेजिस्टेंसेस यूज़ की हैं आर एफ और आर वन, अगर इन तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, अगर हम सेम रेजिस्टेंसेस यूज़ कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, आर एफ ये सेम हो गई तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो आउटपुट आएगी दैट विल बी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। तो जो सब्ट्रैक्टर सर्किट है इट इज़ यूज टू सॉल्व द वेरियस मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, अगर हम डिस्कस करें कि अगर कोई हमें एग्जांपल लेनी हो तो उसके अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 1 किलो ओम्स के रेजिस्टेंसेस यूज़ किए हैं R1 R2 और आर एफ जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो 10 किलो ओम्स यूज़ किया है। तो हम ऐसे भी किसको कनेक्ट कर सकते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर फीडबैक पोर्शन देके, क्योंकि इसमें से भी करंट जो फ्लो करेगा वो आर एफ में से भी ही फ्लो करेगा, चाहे वो वी वन में से कर रहा है चाहे वो वी टू में से कर रहा है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.2 और 0.5 वोल्ट्स जो हैं वो हम इनपुट के ऊपर दे रहे हैं। तो दैट विल बी वी आउट जो है वो किसके बराबर है, वी टू माइनस वी वन के बराबर है। सो इट विल बिकम इक्वल टू 0.3 volts. So in this way your circuit will act like a subtractor circuit. जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है हमारा वो एज अ सबट्रैक्टर वर्क कर रहा है। So this was all about today's lecture, that was about the adder and the subtractor की जो operational amplifier है वो किस तरह से as a summing amplifier work कर सकता है और किस तरह से as a differential amplifier या subtractor work कर सकता है। तो आपने देखा कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक छोटा सा आईसी 8 पिंस का, लेकिन उसके साथ अगर हम एक्सपेरिमेंट करने पे आए या उसके साथ अगर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कनेक्शंस करके देखें तो बहुत अच्छे से हमारे जो कनेक्शंस हैं उनके साथ आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो अलग अलग तरह से वर्क कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन एडर, सबट्रैक्टर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी, जिसके तरीके से आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है, तो डू स्टडी इट वेल and I wish this lecture is clear because it was a very simple topic to understand, and if still there will be any doubts I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.